वेलकम बैक दोस्तों। वन पीस चैप्टर 1182 आ चुका है जो कि इस समय काफी क्रेजी होने वाला है। और इस चैप्टर में हम एक हिडन रूम के बारे में भी जानते हैं जो कि लाइब्रेरी के अंदर है। इसलिए चलो बिना टाइम गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के कवर पेज में कुछ खास नहीं था। अपना एडमिरल फुजिटोरा रकून्स के साथ नूडल खा रहा है, बस इतना ही। इसलिए चलो अब अपने मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का टाइटल होने वाला है ज़ाज़ा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एंड हुई थी। लूकी ईमू के ऊपर अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक यूज करता है जो कि था थोरियम, जिससे एक मैसिव ब्लास्ट होता है। लेकिन इस अटैक के बाद भी लूकी को ईमू का प्रेजेंस फील हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि ईमू ने उस अटैक को बड़े इजीली सरवाइव कर लिया है। तभी लूकी कहता है कि मैं काफी ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए उसे प्रॉपरली ट्रैक भी नहीं कर पा रहा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लूकी अपने ड्रैगन फॉर्म में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। पर तभी ईमू कहता है, निधॉक, ये देखकर अच्छा लगा कि हम लोग इस दुनिया में फिर से मिले, गद्दार कहीं के। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ईमू निधॉक को गद्दार क्यों कह रहा है। मे भी शायद पास्ट में उसने ईमू को धोखा दिया हो, और अगर ऐसा है तो निधॉक ने बिल्कुल सही किया था क्योंकि ईमू ने भी तो जॉय बॉय को बिट्रे किया था ना। तो भाई मैं तो निधॉक के साइड हूँ। पर अब जो भी हो वो तो हमें आगे पता चलेगा ही। अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईमू भी अपने ब्लैक विंग्स को जेनरेट करके हवा में उड़ जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे सडनली आइस गिरने लगती है। तो ईमू लूकी को कहता है, लाइटनिंग बनते हैं आइस के कोलिडिंग से। तुम दोनों की कंबाइन एबिलिटी तो सही में काफी एक्सेप्शनल है। यहाँ पे ईमू लूकी और उसके हैमर यानी रागनीर को भी बोल रहा है। उन दोनों की एबिलिटी साथ में काफी पावरफुल हो जाती है। लेकिन फिर ईमू रागनीर को कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, याद रखना, क्योंकि तुम इतने समय से एक नए ओनर का इंतजार कर रहे हो। अब मुझे ये जानना है कि रागनीर का पहला ओनर कौन था। यहाँ पे रागनीर भी उसके बाद से थोड़ा सा गुस्सा होता है और हमें बताया जाता है कि रागनीर ने एक्चुअली में कौन सा डेविल फ्रूट खाया था। उस डेविल फ्रूट का नाम है माइथोलॉजिकल स्क्वायरल फ्रूट मॉडल रेटास्टॉक, जो कि एक आइस स्क्वायरल पे बेस्ड है। उसके बाद लोकी कहता है कि चलो इसे थोड़ा सबक सिखाते हैं। और फिर लूकी और रागनीर मिलके एक अटैक करते हैं जिसे ईमू बड़े आसानी से अपने ब्लैक फ्लेम या फिर यू कहो फायरबॉल की मदद से उसे काउंटर कर लेता है। लेकिन तभी फिर लूकी एक और अटैक करता है जिसका नाम है रागना 5 एरोज, और ये अटैक ईमू को हिट भी करते हैं जिससे ईमू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं बोनी को, जो कि दूर से ही ये सारे फाइट को देख रही होती है। लेकिन तभी लिलिथ उसे वापस बुला लेती है। तो बोनी कहती है, मैं वहाँ पे फाइट करने थोड़ी ना जा रही हूँ, और उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो लिलिथ कहती है, बिल्कुल सही, अभी तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में वो कौन था। और ये ईमू की ही बात कर रही है। हम लोग देखते हैं कि सांजी भी वहीं पे लेटा हुआ है और लिलिथ कह रही है कि उसने क्लियरली सारे गॉड नाइट को आउट रैंक कर दिया था, और डेफिनेटली वो 5 एल्डर में से एक तो नहीं था। लेकिन 8 सेंचुरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तो नेचुरली है। पावर स्ट्रगल के अपने इतिहास को देखते हुए उसने शैडो को जन्म दिया है, और अगर ऐसा है तो। लेकिन इसके आगे लिलिथ कुछ कह पाती, वैसे ही सांजी उड़ जाता है और देखता है कि किलिंगम भाग रहा है। और किलिंगम मन में ये कह रहा था कि चलो अच्छा है, अब मुझे इससे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि ये उतने खतरनाक अटैक के बावजूद अभी तक जिंदा है। लेकिन यहाँ पे सांजी ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। पर वो फिर भी किलिंगम से पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो किलिंगम कहता है, मैं जिस मिशन के लिए आया था उसे ही पूरा करने जा रहा हूँ। क्या तुम ये महसूस नहीं कर पा रहे हो कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और काफी स्पीड में वहाँ से चला जाता है, जिसे देख के सांजी को काफी गुस्सा आता है और वो किसी तरह खड़ा होता है और बोलता है, इसने अभी तक बच्चों को किडनैप करने के प्लान पे गिव अप नहीं किया है। और फिर वो भी काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। लिलिथ और बोनी उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कहता है कि हम लोग ऐसे ही सबके एफर्ट को बर्बाद होने नहीं दे सकते। उसॉप और लूफी इस लैंड को एडमायर करते हैं एंड इट्स माई पर्सनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एल्बाफ। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी सारी जायंट बैडीज रहती है। मतलब ठरकपना बंदे का यहाँ पे भी नहीं गया है, पर जो भी हो बंदा काफी अच्छा है। फिर सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पे सोल और रोबिन गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। पूरा लाइब्रेरी खाली था। वहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ का जो बैक डोर है वो एक अंडरग्राउंड पैसेज को लीड करता है, और वो लोग उसी रास्ते से एक हिडन रूम में चले जाते हैं, जिसे देख के वो लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा हिडन रूम भी है। सोल आउल को कहता है कि तुमने बुक्स को फायर से सेव करके लाइब्रेरी से यहाँ पे ले आए, जिसके लिए सॉल उसका धन्यवाद भी करता है। लेकिन फिर ये भी कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा ही मिस्टीरियस हो। और रॉबिन भी उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि सारे बुक्स जल के राख हो गए होंगे, पर तुमने सबको बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सोमर्स को, जिसने लिटरली एक जायंट शिप को ही उठा लिया है किसी क्लाउड जैसी चीज में। और तभी उसे कोई कॉल करता है तो सोमर्स कहता है, सोमर्स यार, अरे नहीं रुको,
मुझे इसे ठीक करने दो। द सुपर सोमर्स हेयर, मतलब ईमू ने इन दोनों को कितनी पावर दे दी है, ये अपने आप को गॉड ही समझने लगे हैं। और फिर कहता है कि मुझे एक सूटेबल जायंट शिप मिल गई है, तुम जल्दी से सारे ब्रैट्स को यहाँ पे लेके आओ 5 मिनट के अंदर। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है चॉपर और बाकी इंजर्ड जायंट्स की तरफ। वो लोग देखते हैं कि वेस्टर्न विलेज की तरफ काफी तगड़ी बैटल हो रही है, लिटरली वो एरिया वॉर जोन बन चुका है और चॉपर यहाँ पे सबको ट्रीटमेंट दे रहा है। उसने जेट्स के फिंगर्स को जो ईमू ने काट दिए थे उसे जोड़ दिया है, लेकिन वो एक पूरा क्लीन कट था, इसलिए चॉपर की ट्रीटमेंट से वो रीअटैच तो हो जाएगा, लेकिन फिंगर्स को कम्प्लीटली हील होने के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ भी लग सकता है। और जेट्स चॉपर की ट्रीटमेंट के लिए उसे शुक्रिया भी करती है और कहती है कि अब मुझे सबका इलाज करना होगा। तो चॉपर थोड़े गुस्से में कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम इन सब के लिए अपने आप को दोष मत दो। और वहाँ पे बाकी सारे जायंट्स भी चॉपर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने उन सभी के मॉम्स को बचाया है, इसलिए वो लोग उसका धन्यवाद कर रहे हैं। पर तभी चॉपर कहता है कि ये तो बस फर्स्ट एड था, बस एक बार हम लोग किसी तरह इस मैस से बाहर निकल जाएं, फिर उसके बाद मैं सबका अच्छे से इलाज करूंगा। तभी एक जायंट्स जेड को कहता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मेरी सबसे बड़ी आइडल की उंगलियां कट चुकी है, अगर आपको किसी डोनर की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना, मैं खुशी खुशी अपने उंगली को डोनेट कर दूंगा। और हजरुद्दीन भी यहीं पे लेटा हुआ है, वो भी काफी इंजर्ड था भाई। तभी जेड कहती है कि मुझे मानना पड़ेगा, तुमने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, इसी वजह से मेरे अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट थोड़ी सी आ गई है। जिसे सुनने के बाद वो जायंट रोडो तो काफी खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। तो जेट्स उसे कहती है कि अभी इतने भी एक्साइटेड मत हो, वरना तुम्हारे इंजरीज और बढ़ जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज के पोर्ट में, जहाँ पे जोरो का ग्रुप था। यहाँ पे जोरो गोल्डबर्ग के कंधे में बैठा हुआ है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैं खुद से चलूंगा तो काफी लेट हो जाएगा। तो गोल्डबर्ग कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी न्यू जेन पायरेट में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कोई भी मेजर वुंड्स का सफर नहीं किया है इस बैटल में। वैसे भी ये तो क्राइसिस है एल्बाफ के लिए, हम सब तो काफी लकी हैं कि तुम लोग हमारी साइड से लड़ रहे हो। तो जोरो कहता है कि अरे टेंशन मत लो, हमारे कैप्टन का यही मोटो है, जो भी हमारे दोस्त का कंट्री है वो हमारा कंट्री है। और वैसे भी हजरुद्दीन ने तो हमारे कैप्टन के लिए प्लेज लिया था, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पर आखिर उन ब्लैक फ्लेम्स के साथ हुआ क्या? दे टर्न्ड इनटू स्टील बुलेट्स एंड एक्सप्लोजिव, और जिन नाइट्स को हमने डिफीट किया था वो भी पहले से पावरफुल लग रहे हैं। अगर हम लोगों ने जल्दी से ये सब कुछ खत्म नहीं किया तो इट्स गोना गेट रियल अगली। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लिंगम की तरफ, जो समन को कहता है कि मैंने कुछ इंसेन समन कर लिया है। तो सोमर्स कहता है, अब मुझे ये मत कहना कि तुमने उसे समन कर लिया है। तो क्लिंगम कहता है कि मैं काफी डरा हुआ था, इसलिए एक्सीडेंटली मैंने उसे समन कर दिया, जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। तो सोमर्स कहता है, अरे बेवकूफ, वो सिर्फ तेरा नाइटमेयर नहीं, हम सभी का नाइटमेयर है। खैर जो भी हो, क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? तो क्लिंगम कहता है, वो सिर्फ एक ड्रीम डीमन है, तो प्रोबेबली हाँ कर सकता हूँ। तो सोमर्स कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो करना है जल्दी करो। और गंगो कहाँ पे है? तो क्लिंगम कहता है कि मैंने उसे यहाँ आते हुए देखा तो था, लेकिन उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। तो सोमर्स कहता है, क्या? खैर जो भी हो, हम लोग द ग्रेट ईमू की बॉडी को इस तरह से इस वर्ल्ड में बाहर आने नहीं दे सकते और ना ही कभी आना चाहिए, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब हमारे की फोर्सेस एंड द फोर्सेस, उन सब को मिटाना ही होगा जो भी यहाँ पे है। वी मस्ट नॉट डिसअपॉइंट द ग्रेट ईमू, हमें उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होना है। तो क्लिंगम कहता है कि ऑफ कोर्स हम ऐसा ही करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है विलेज की तरफ और हम लोग देखते हैं कि अचानक वहाँ पे काफी तेज बारिश होने लगती है और वहाँ के विलेजर्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो लोग कहने लगते हैं कि पानी अंदर भर जाएगा, घायलों को गीला मत होने दो। तभी क्लिंगम कहता है, जाओ उन बदमाशों को पकड़ के लाओ। फिर तभी हम लोग देखते हैं एक जायंट वाटर हैंड को, जो कि बच्चों को पकड़ लेता है, जिसे देख के बच्चे और जायंट्स दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और क्लिंगम कहता है कि हम लोगों के लिए जो बादलों के ऊपर रहते हैं, उन सब के लिए बादलों से पानी बरसाना, ये आइडिया ही काफी टेरिफाइंग है। हम हमेशा से कहानी सुनते आए हैं, और सिर्फ डीक्लैन और नीका वालों की नहीं, बल्कि एक और मॉन्स्टर के बारे में, जो कि रेन गॉड के नाम से जानी जाती थी, और वो बादलों से पानी बरसा के लोअर रिल्म यानी कि धरती को बर्बाद कर सकती थी, जो कि अपेयर होती है विद द रिदम ऑफ रेन डांस, द रेन गॉडेस जाजा। और ये सही में काफी डरावना लग रही थी। वो पानी से पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लिंगम सोमर्स को कहता है, मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ, तू भी रेडी रहना। तो क्लिंगम कहता है कि हम कभी भी सेल कर सकते हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जोरो और सांजी को, जो कि ये सब कुछ दूर से ही खड़ा होकर देख रहे थे और उसी डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। और ये एपिसोड भी इसी के साथ एंड हो जाता है। एंड सैडली नेक्स्ट वीक ब्रेक है। और तुमने ये नोटिस किया होगा कि इस वाले चैप्टर में हमें लूफी देखने को नहीं मिला। तुम्हें भी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में लूफी तगड़ा वाला बैटल करे अपना ईमू के साथ
और सच कहूँ तो इस एपिसोड से काफी सारी थ्योरीज बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज हैं। उन सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।